हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और जैसा कि आपको पता है मैंने कहा था कम्युनिटी पोस्ट में कि इस सप्ताह पूरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का वीडियो आएगा, है ना। तो मैं उन वीडियोस को लेकर के आ गया हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शंस होने वाला है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर सप्ताह जो है इवनिंग में कौन सा वीडियो आएगा, किससे रिलेटेड रहेगा, उसका मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देख लिया कीजिएगा, है ना। जैसे पिछले वीक में मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करवाया था, इस सप्ताह में यूजीसी नेट का वीडियोस आएगा। मतलब हर अल्टरनेट वीक में यूजीसी नेट का लेक्चर्स आएंगे, ठीक है ना। इस सप्ताह में यूजीसी नेट चल रहा है, नेक्स्ट वीक में हो सकता है सीयूईटी का आ जाए, या फिर स्टैटिस्टिक्स का आ जाए, या फिर इकोनोमेट्रिक्स का आ जाए, ठीक है। तो आप लोग हर वीक में ना कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखा कीजिए। सैटरडे या संडे को मैं डाल देता हूं कम्युनिटी पोस्ट में कि आने वाला वीक में किससे रिलेटेड वीडियोस आपका रहेगा, ठीक है। तो देखो, जो भी बच्चे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर दिमाग में 2025 है, मतलब जून का या दिसंबर का, ठीक है, तो हमारे हर एक लेक्चर्स को देखिएगा। इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करें तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RIC कीजिए। 30 जनवरी तक ऑफर चल रहा है, ठीक है, जिसमें 50% का ऑफ मिल रहा है आपका यूजीसी नेट के कोर्स में। इवन जितने भी कोर्सेज अभी फिलहाल है 50% सब पे ऑफ है, रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर। तो इस ऑफर का जो फायदा है उसको लेने के लिए आप अभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, है ना। तो मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, है ना। डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसका आंसर जो मैं बताऊंगा वो सही क्यों है उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है ये, उसका पार्ट 1 है ना। कम क्वेश्चन रहेगा एक दिन में, चूंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो कम कम क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो 2018 का ये पार्ट 1 है हमारा, है ना। चलिए इसको देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन करते हैं वो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इसमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म, है ना। एक फर्म का जो औसत स्थिर लागत होता है अर्थात एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, उसके बारे में कुछ कथन दिया हुआ वो समझिए, ठीक है। देखिए कहता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा होगा इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सही है, गलत नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पहले आपको पता होगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नहीं, इसका स्लोप ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, ठीक है। इसका स्लोप जो होगा वो आपका एक प्रकार से डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। ये देखो डिक्रीजिंग स्लोप हमारा जा रहा है, ठीक है। कन्वेक्स बन रहा है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बन रहा है, ठीक है। तो ये गलत है। इट्स स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नहीं, अगर इक्वल टू 1 होता ना तो इक्वल टू 1 होने के कारण ये क्या होता, ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाता, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। हाँ ये भी सही है। अगर हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट का इलास्टिसिटी निकालें विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट तो ये इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। ऑप्शन 1 और 4 सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कहता है इन 2015-16 इंडिया वाज नॉट एन इंपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए करंट डेटा आप लोग पढ़ लेना, है ना। वैसे 15-16 का क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है तो 15-16 का ही बताते हैं, बट अभी फिलहाल में क्या है वो देख लेना आप लोग, ठीक है। देखिए 15-16 की जब बात करेंगे ना तो एक इंपोर्टर किस चीज का नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंडिया जो है राइस में सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। तो राइस का जो है इंडिया इंपोर्ट नहीं किया था 15-16 में, ठीक है। जनरली राइस का इंपोर्ट अब इंडिया नहीं करता है। पल्सेस हमेशा आंसर होगा। पल्स का जो इंपोर्ट है इंडिया जो है रेगुलर बेसिस पर इंपोर्ट करता है, क्योंकि पल्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है इंडिया और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, इस कारण से इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज नॉन एज। प्लानिंग फ्रॉम बिलो का मतलब होता है लोअर लेवल से, है ना।
लोकल अथॉरिटीज जो होते हैं, पंचायत वगैरह, ठीक है, उससे डेवलप, उनको अथॉरिटी देना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में, है ना। तो प्लानिंग फ्रॉम बिलो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब लोअर लेवल से डेवलपमेंट, ठीक है। और सेंट्रलाइज प्लानिंग होता है कि प्लानिंग फ्रॉम अबव, है ना, जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है वो प्लान बेसिकली बनाती है, उसमें मेनली मेन अथॉरिटी किसका होता है, सेंट्रल लेवल का, ठीक है। तो प्लानिंग फ्रॉम बिलो जो होगा, है ना, योजना नीचे से योजना, क्या इसका मतलब हो गया, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, विकेंद्रीकृत योजना। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है एक फॉर अ न्यू बैंक टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस अंडर द ड्राफ्ट गाइडेंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने के लिए कहती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको CAR भी हम लोग बोलते हैं, कार, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 12% मिनिमम CAR है, ठीक है, CAR। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 9% मिनिमम CAR है, ठीक है। याद रखिए जो CAR होता है ये कैलकुलेट कैसे होता है, बाय डिवाइडिंग बैंक्स कैपिटल, जो टायर 1 टायर 2 कैपिटल होता है ना, बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स, है ना। A high CAR means the bank has more capital relative to its risk weighted assets, है ना। ज्यादा CAR होने का क्या मतलब है, ज्यादा CAR, हायर CAR होने का मतलब है कि बैंक के पास ज्यादा कैपेसिटी है, कैपिटल है रिलेटिव टू इट रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 12% फॉर अ न्यू बैंक टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस, है ना। नया बैंक अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको मिनिमम 12% मेंटेन करना पड़ता है, और ये रेशियो मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। कितने सालों के लिए, फ्रॉम द ऑपरेशन से लेकर के मिनिमम 3 इयर्स तक ये मिनिमम CAR मेंटेन करना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। हाँ, कोई टॉपिक मैं जब बताता हूं, ठीक है, अगर उसको लगता है कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक को अलग से आप बताएं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो उसका भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च, है ना। जो फसल बीमा योजना जो हमारे देश में है, कुछ यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। क्या क्या है, कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, कहता है सबको यहाँ पे डिटेल में लिख दिया हूं। कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की जब बात करूं तो वो लॉन्च हुआ था 1985 में, ठीक है। एंड दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है। कहा जाता है ये एक प्रकार का अर्लीस्ट इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया में, है ना। नेक्स्ट हमारा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, ये 1999 में आया है, ठीक है। ये रिप्लेस किया किसको, कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS को, ठीक है, टू प्रोवाइड मोर कॉम्प्रहेंसिव कवरेज टू द फार्मर्स, है ना, और ज्यादा फार्मर्स तक पहुंचने के लिए लाया गया। फिर है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये 2010 में लॉन्च हुआ, और ये था NAIS का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का एक इंप्रूव्ड वर्जन था, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में लॉन्च किया गया, ये रिसेंट सबसे पॉपुलर रिसेंट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, क्योंकि CCIS जो है कब आया, 1985 में आया, पहला 1985 में आया है, ठीक है। फिर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999 में आया है, 1999, ये 2010 में आया है, और ये 2016 में आया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन है, हाँ C में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डू नॉट इंक्लूड, देखो ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपने पढ़ा होगा उसमें कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या शामिल करते हैं, हम लोग शामिल करते हैं जो लेंडिंग बोरोइंग होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसे शामिल करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट ये शामिल होता है, नेट इनकम ट्रांसफर नहीं, ये शामिल नहीं होता है, ठीक है, ये करंट अकाउंट में आपका आएगा, ठीक है।
बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये शामिल होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल होता है कैपिटल अकाउंट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी शामिल होता है। तो हमें पूछा है कि कैपिटल अकाउंट में शामिल कौन सा नहीं होता है, तो क्या होगा, नेट इनकम ट्रांसफर्स होगा। ठीक है, नेट इनकम ट्रांसफर्स जो हमारा है वो करंट अकाउंट में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट उजावाज थ्योरम। उजावा का जो थ्योरम था सोलो स्वान मॉडल के बाद उसमें और इंप्रूव्ड वर्जन था वो एक प्रकार का, है ना। क्या है भाई उजावा थ्योरम, देखो इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट ग्रोथ थ्योरम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट ग्रोथ थ्योरम, है ना। इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी डिस्क्राइबिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज नीडेड फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए कितना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है। और ये उजावा मॉडल दिया गया 1961 का, ये जापानीज इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, कहता है उजावा थ्योरम जो है एक फंडामेंटल इकोनॉमिक कंक्लूजन है जो कनेक्ट करता है आइडियल ग्रोथ रेट टू द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। मतलब एक ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करने के लिए किस स्पीड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए। कहता है इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी। ये एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी के अंतर्गत आता है, जो बताता है कि इंटरनल इकोनॉमिक फोर्सेज जो होता है वो एक्सप्लेन करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, कहता है थ्योरम स्टेट दैट ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मस्ट बी लेबर ऑगमेंटिंग। लेबर ऑगमेंटिंग मतलब लेबर सेविंग, है ना। जैसा कि हैरोड न्यूट्रलिटी जो बताया गया था उस पर बेस्ड है ये। ठीक है, इसके अलावा ये बात करता है लीनियर होमोजीनियस फंक्शन का। क्या बात करता है, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करता है। ठीक है, तो यह पहला है द टेक्निकल प्रोग्रेस इज हैरोड न्यूट्रल ओनली। बिल्कुल सही, मैंने अभी कहा लेबर हैरोड न्यूट्रल में बताया गया था लेबर सेविंग, है ना, लेबर ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। कहता था ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर, कंजम्पशन पर वर्कर एंड कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर टाइम। हाँ बिल्कुल ये भी सही है हमारा। द प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर, हाँ ये भी तो मैंने बताया अभी। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ लीनियर सप्लाई कर्व थ्रू द ओरिजिन। देखिए अगर सप्लाई कर्व आपका ओरिजिन से गया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस से जाता हुआ हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अगर एक्स एक्सिस से जाता हुआ हो तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। ठीक है, तो हमारा ओरिजिन से पूछा है मतलब यूनिटी होगा हमारा आंसर, इकाई। नेक्स्ट कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम अज्यूम्स दैट। जो इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी है ये, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, उसका क्या अजम्पशन है ना। तो अजम्पशन मैंने दे दिया, देखिए हैबरलर ने दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, याद रखिएगा। अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा इकोनॉमी में, परफेक्ट कंपटीशन है किसमें, कमोडिटी मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, है ना। जो कमोडिटी का प्राइस कितना होगा, इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, है ना। प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर लेबर को वेजेस दिया जाता है। सप्लाई ऑफ फैक्टर फिक्स है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन है। ठीक है, देयर आर टू ट्रेडिंग कंट्रीज, टू कमोडिटीज एंड फैक्टर्स कैपिटल एंड लेबर, मतलब दो फैक्टर, दो कमोडिटी, दो कंट्री है। परफेक्ट मोबिलिटी विद इन द कंट्री, जो फैक्टर है वो परफेक्ट मोबिलाइज है कंट्री के अंदर, बट इमोबाइल है बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, नीदर ऑफ टू कंट्रीज इंपोजेस एनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब फ्री ट्रेड है हमारा, किसी प्रकार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। लेबर इज होमोजीनियस, बिल्कुल होमोजीनियस है। लेबर इज द ओनली फैक्टर प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्या है, कमोडिटी इज इक्वल लेबर कॉस्ट ओनली, लेबर इज द ओनली फैक्टर प्रोडक्शन नहीं, लेबर कैपिटल दोनों है। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी इक्वल टू लेबर कॉस्ट ओनली, नहीं लेबर कैपिटल दोनों ना। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जब हमारा लेबर कैपिटल दोनों लग रहा है तो कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी क्या है, लेबर को क्या पे किया हमने, कैपिटल को क्या पे किया। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 होगा, लेबर जो है वो क्या है, होमोजीनियस है, मतलब सभी लेबर एक जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैशनल एक्सपेक्टेशन इज फॉल्स, है ना। कौन सा फॉल्स है, किससे रिलेटेड, आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। ठीक है,
थोड़ा सा समझते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या है। देखो रेशनल एक्सपेक्टेशन का जो आइडिया था इट वाज गिवन बाय जॉन एफ मर्फ, ठीक है, 1961 में, ठीक है। पॉपुलराइज वैसे किया गया है रॉबर्ट लुकास के द्वारा, टी सर्जेंट के द्वारा, है ना। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में यूज किया गया है इसको, ठीक है। कहता है क्या है भाई इसकी अजम्पशन, रेशनल एक्सपेक्टेशन कहता है पीपल ऑलवेज लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, पुरानी जो गलतियां किए हैं उससे सीखते हैं हम लोग, ठीक है, वो गलतियां नहीं दोहराते हैं। फोरकास्ट आर अनबायस्ड, है ना, किसी प्रकार बायसनेस नहीं है, अनबायस्ड है, क्योंकि लोग जो फोरकास्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, वो एक्सपेक्टेशन किस बेसिस बनाते हैं, बेस्ड ऑन करंट जो हमारा इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके थ्रू हम लोग डिसीजन बनाते हैं, तो गलती होने का चांसेस कम होता है, ठीक है। पीपल अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज अल्टर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट आउटपुट। लोगों को पता है किस प्रकार से ये सब वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है। कहता है रेशनल एक्सपेक्टेशन इंप्लाई दैट एंटिसिपेटेड चेंज इन डिमांड डू नॉट अफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इंडिविजुअल फर्म एडजस्ट देयर बिहेवियर इन एडवांस। देखिए याद रखिएगा, अगर एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड, कोई एक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहा है डिमांड में, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं लाएगा, क्योंकि जैसे ही एक्सपेक्ट करते कि इस प्रकार का चेंजेस होगा तो उसी प्रकार से फर्म और एक इंडिविजुअल एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। फिर है रेशनल एक्सपेक्टेशन अज्यूम दैट पीपल टेक ऑल अवेलेबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट इन द फॉर्मिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा ना, जब एक्सपेक्टेशन बनाते हैं तो उस समय वो करंट सारे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सबको कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन अज्यूम दैट ऑन एवरेज public forecast are correct as people use all information efficiently make unbiased predictions, है ना। अनबायस्ड प्रेडिक्शन बनाता है क्योंकि वो सारे जो भी अवेलेबल इन्फो सभी का यूज करता है, राइट। फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी सजेस्ट दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड माइट हैव टेम्पररी इफेक्ट। जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो अनएक्सपेक्टेड चेंज रहेगा उसका एक टेम्पररी इफेक्ट होगा, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट नहीं होगा, टेम्पररी इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पीपल क्विकली एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला, इट इंप्लाइज दैट एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड डू नॉट अफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। फिर क्या है? और इट अज्यूम दैट पीपल टेक अकाउंट ऑल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल अभी मैंने कहा सारे इंफॉर्मेशन को लेता है। इट अज्यूम दैट ऑन एवरेज फोरकास्ट मेड बाय पब्लिक आर करेक्ट, हाँ क्योंकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस बनाता है, करेक्ट है। इट इंप्लाइज दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, नहीं, टेम्पोररी इफेक्ट होता है, अभी मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, तो मेरे हिसाब से यहां तक का जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपका क्लियर होगा। तो भाई वीडियो एंड करूं उसके पहले फिर से बता दूं, फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, 30 जनवरी तक ये ऑफर है। रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा का ये ऑफर है, इस ऑफर का बेनिफिट अभी लीजिए। इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्सेज में आपको नीड है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।